अच्छा मेरे साहब, ये 71 की जो वार थी, इसमें सबसे पहले किस फौजी ने जो है ना हथियार डाले थे? जब मैं बहरी जहाज में सफ़र करते हुए कोलंबो पहुंचा तो शायद 12 दिसंबर था। तो वहाँ मैंने अखबार हासिल किया। वो हिंदुस्तान का एक अखबार था। उसमें एक फ़ोटो थी जिसमें चंद अफसरों की एक फ़ोटो थी। उसमें हमारे हीरो नादर परवेज़ और मेरे शहर के दूसरे तारिक परवेज़ के अलावा 2-3 और अफसर थे जिनको हथियार डालते दिखाया गया था। अच्छा, सबसे पहले इन लोगों ने हथियार डाले हैं? जी, ये चारों तरफ से घेरे में आ रहे थे और इनकी बटालियन के 40% लोग शहादत का जाम नोश कर चुके थे। आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका था और अब इनमें इतनी सकत नहीं रही थी कि ये एक लड़ाई जिसमें लोकल लोग भी दुश्मन की मदद कर रहे थे, मक्ती बानी के हमले जा रहे थे, सप्लाई मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी और इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ दाखिल हो चुका था। इसको एक नॉर्मल जंग आप न तस्वर करें। 71 को जब आपके अपने लोग आपकी पीठ पे छुरा घोंप रहे हों, जब आपके अपने लोग मक्ती बानी की शेप में आपकी इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचा रहे हों और इंडिया को गाइड करके ला रहे हों और उनकी पूरी मदद कर रहे हों, तो जंग करना नामुमकिन हो जाता है। तो ये कौन लोग थे जो दुश्मन की मदद कर रहे थे? मक्ती बानी थी और अवामी लीग के वो गुंडे थे जो शेख मुजीब की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके थे। तो ये जो है शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया, फिर छुड़ाया कैसे? ये तो इसको वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया गया था। अब इसके पीछे की बड़ी कहानी है। यहाँ पर मगरबी पाकिस्तान में याह्या खान को इस्तीफे देने पे मजबूर किया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम की आशीर्वाद के बाद सदर पाकिस्तान बन गए। शेख मुजीब जो थे वो डायरेक्टली ढाका जाना चाहते थे। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर हम एक नहीं रह सकते तो एक कन्फेडरेशन के तहत इकट्ठे रहेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती उनको लंदन रवाना कर दिया। लंदन रवाना कर दिया शेख मुजीब को। और ये जो 3-4 दिन उनके गुंडों को, मक्ती बानी को मशरक़ी पाकिस्तान में मिले तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिले नहीं, यानी जो इंटरम गवर्नमेंट, इंटरम रूलर थे इंडिया के साथ मिलकर, उनको और मौका मिल गया और उन्होंने जो पाकिस्तान को पसंद करते थे उन लोगों का कत्लेआम किया और निहायत कत्लेआम किया। बाद में उसी कत्लेआम को पाकिस्तान आर्मी के सर लगा दिया गया। आप समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का कोई रोल नहीं था? जनरल न्याजी का बड़ा जिक्र आता है इसमें। जनरल न्याजी जो थे, देखिए, एक अफसर है, बहादुर है, टैक्टिस जानता है, लेकिन हर आदमी की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसकी एक हद होती है। मिस नाचीज के ख्याल में उसकी हद एक ब्रिगेडियर थी, उसको ऊपर मिलती चली गई तरक्की। वो कैसे? कौन था पीछे? उसके पीछे किसी हद तक अयूब खान भी थे और वो प्रेजेंटेशन में अच्छे थे और अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने में कामयाब रहे।
आपके ख्याल में ब्रिगेडियर से ज़्यादा उनका नहीं बनता था? बिल्कुल नहीं बनता था। और फिर ओवर एंड अबव एक ऐसी जगह जो असल मुल्क से 1000 मील दूर हो, दुश्मनों से घिरे हो और इंडिपेंडेंट कमांड हो, वक्त पे फौरी फैसले करने हो, सियासी भी फौजी भी इखलाकी भी, वो इन पर पूरा नहीं उतरता था। अच्छा, वो इसके अहल ही नहीं थे? वो इसके अहल नहीं थे, जिसका नुकसान हुआ फिर। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया, इंडिया, अमेरिका, रशिया, इन सब में मिलके टिक्का खान के खिलाफ एक महाज बनाया और यहया खान उस चक्कर में आ गए और टिक्का खान जो कि न्याजी से बहुत बेहतर जर्नैल था, उसको वापस बुला लिया मशरिकी पाकिस्तान से। मशरिकी पाकिस्तान। उसके ज़माने में अमन अमान पे उसकी इतनी गिरफ्त थी कि पूरा बंगाल कांपता था। तो ये भी कोई साजिश तो नहीं थी कि भाई इनको भेज दिया गया जो बंदा अहल ही नहीं है? ये ऑलरेडी वहां थे और कोई जाने को तैयार नहीं था, इनको वहीं पे प्रमोट कर दिया गया। जनरल टिक्का के खिलाफ कत्लेआम का 40 फिल्में बनाई गई। न्यूज़ वीक ने अपना टाइटल में एक लाश का सर उठाए हुए टिक्का खान को दिखाया गया। टिक्का खान एक फील्ड कमांडर था, वो फौरी फैसला कर सकता था। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 25 मार्च को मैं चूंकि एयरपोर्ट पे था, तो मेरे कमांडिंग अफसर ने मुझे कहा कि थोड़ी देर में एक जहाज़ आएगा PIA का, उसमें यहाँ की एक अहम शख्सियत मगरबी पाकिस्तान जाएगी, तो आप अपने सिपाहियों को तैयार कर ले, यूं ही वो जहाज उतरे उसके गिर्द घेरा डालना है। थोड़ी देर जब अंधेरा छाने लगा तो एक बैक डोर से एक कोटीना कार आई और आके सीधी जहाज की सीढ़ियों के पास रुकी। यहया खान उससे उतरे और झुके हुए ऊपर चढ़ गए और कोई वक्त ज़ाया किए बगैर उस जहाज ने टैक्सी वे किया और टेक ऑफ कर गया। लेकिन ये राज ना रहा। हमारे अपने एक आधे पंजाबी आधे बंगाली ने यह राज फाश कर दिया, इसलिए बगावत खुल के सामने आ गई। बिजली की सप्लाई मुनक़िदा कर दी गई, टेलीफोन एक्सचेंज बंद कर दिए गए, जगह जगह दरख्त काट के ईंटों से सड़कों पे हर्डल्स बना दी गई ताकि हम मूव ना कर सकें। सॉरी। तो उस वक़्त गैरिसन कमांडर ब्रिगेडियर जहां बरबाब थे, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने और गवर्नर सिंध भी रहे। वो उस वक़्त मेरी पोस्ट पर अंदाज़ा करने आए थे कि हालात क्या है। मेरी पोस्ट एयरपोर्ट की शहर की तरफ आखिरी पोस्ट थी। इसके बाद ढाका शहर का इलाका, फार्म गेट का इलाका शुरू होता था। मैंने उनको ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा मेरी अमाम से बात कराओ। अमाम हम अपने से ऊपर वाले अफसर को कहते हैं। अच्छा। मैंने फौरी वायरलेस सेट पे बताया तो जनरल टिक्का लाइन पे आ गए। ब्रिगेडियर बाब ने उनको हालात बताए और कहा कि हम अभी एक्शन शुरू करना चाहते हैं। एक सेकंड में वापस मैसेज आया, बॉबी गो है। ये होती है कमान। अगर आप सोच में पड़ जाएं, अगर ये सोचें कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यूं ना हो जाए, वो ना हो जाए, लोग मरेंगे, लोग कटेंगे, तो फिर जंग नहीं हो सकती। तो मगरबी पाकिस्तान से और कौन से लोग थे? कोई सियासी थे जो कि ये सारा खेल खेल रहे थे? बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे अहम शख्स जिसने एक मनफी किरदार अदा किया वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था।
उसका सबूत ये है कि उसके पास सिर्फ 82 सीटें थी, शेख मुजीब के पास 150 सीटें थी। वो शुरू से या को ये पट्टी पढ़ाता था कि मुजीब को इक़्तिदार न देना। जब शेख मुजीब सदर पाकिस्तान के पास बातचीत के लिए आते थे, भुट्टो उसमें रखनांदाजी करते थे। यहां मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं जिसका मैं शहीद हूं। एक दिन मेरी ड्यूटी लगाई गई कि मैं शेख मुजीब को उसके घर से लेके सदर पाकिस्तान जहाँ ठहरे हुए थे प्रेसिडेंट हाउस, वहां पहुंचाऊं। जाने से पहले मेरे जूनियर ऑफिसर थे इकट्ठे हो गए। हम लोग भी जज्बात से भरे हुए थे, पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़क रहा था। तो शाहिद, इस्लाम, मकसूद, जुल्फ़िकार, रशीद, इन सब ने कहा सर अज मौका है, मुजीब नूं कुछ सुना दो। मैं चला गया, शेख मुजीब कार में बैठ गए, मैं आगे बैठ गया। वो बहुत खामोश था और इधर उधर देख रहा था। आखिरकार मैंने कहा, शेख साहब पाकिस्तान के पीछे क्यों पे हो, पाकिस्तान को तो बचा लो। वो चुप रहा, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। फिर थोड़ी देर में हम वो प्रेसिडेंट हाउस पहुंच गए। जब मैं भी नीचे उतरा, वो भी उतरे, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे गाड़ी से दूर ले गया। मुझे कहने लगा, कैप्टन साहब मैंने 6 पॉइंट पे ये इलेक्शन जीता, और जो मेरे नीचे वाले हैं वो अलहदगी मांग रहे हैं। आप किसी तरह ऊपर वालों को समझाएं कि मुझे कम से कम 2 पॉइंट मेरे कंसीड कर दे, तो फिर बाकी की बातचीत बाद में होती रहेगी। जो मैं उसका मतलब समझता हूं, वो ये चाहता था कि वो पॉइंट्स जो इतने ज़्यादा सख्त नहीं है उन पे हाँ कर दी जाए, बाकियों के लिए कमीशन बना दिया जाए कि पार्लियामेंट इसको करेगी, इसके ऊपर सोचा जाएगा, तो फिर वो बैक बर्नर पे चले जाएंगे, बात होती रहेगी। लेकिन मैं जाके अपने जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, जो कट्टर बंगाली हैं, जो वतन परस्त हैं, जो सेपरिस्ट हैं, उनको कह सकूँ कि देखो हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे कुछ मुतालबात मान लिए हैं, बाकी मैं मनवाऊंगा। ये बात मैंने कल शफात और बाद में जनरल राव फरमान को बताई। उन्होंने सर के इशारे से मुझे ऐसे बताया कि ये बात हो सकती है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक न चलनी थी। वो एक क्या, वो आधा पॉइंट भी मानने नहीं देता था। तो टकराव तो होना था। टकराव को पैदा करने का जिम्मेदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। मुझे पता है कि पीपल पार्टी वाले इस बात को नापसंद करेंगे, लेकिन ये तारीख में लिखा जाएगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, कोई इसमें बैरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व थी? वो चाहती थी कि ये अलहदा हो जाए? जी, उसमें रशिया इंडिया का साथ दे रहा था। अच्छा। और अमेरिका जो और यूरोपीय यूनियन तो उस वक्त नहीं था, लेकिन यूरोप के मुल्क भी ख्याल करते थे कि अगर वो लोग अलग होना चाहते हैं तो पाकिस्तान ताकत के जोर पे क्यों होना चाहता, ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो तो हो गई कि भाई वो जो चाहते हैं उसके मुताबिक। क्या उन्होंने ये असबाब भी पैदा किए? जी बिल्कुल किए। मैं ज़रा आपको पीछे ले चलता हूँ। साइक्लोन के ज़माने में मैं ऑपरेशनल हेडक्वार्टर ढाका एयरपोर्ट से हैंडल कर रहा था। वो साइक्लोन बड़ा ख़तरनाक था, बहुत तबाही हुई, और अगर आप गूगल करके पढ़ें तो वह जो अब साइक्लोन आ रहे हैं या सुनामी आ रहे हैं उनसे बड़ा था। कई जजीरे पूरे के पूरे ज़ेरे आब आ गए थे। वो एक इंसानी अलमिया था। हमारी फौज अपनी बसात के मुताबिक रेस्क्यू कर रही थी।
इमदाद की आड़ में मुख्तलिफ मुल्कों के जहाज आके लैंड करते थे, कोई इजाज़त नहीं लेते थे, वहाँ से उतरते थे और वो इंटीरियर में चले जाते थे। मैं इस बात का इजहार बार बार कर चुका हूँ कि उन लोगों में एजेंट आए जिन्होंने दरिया में जो क्रॉसिंग प्लेसेस थी वो मार्क की, निशान उनको बना लिया। देखें, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ था। वहाँ जगह जगह दरिया थे। सावन और सावन के बाद बड़ी फौज वहाँ पर हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि टैंक, तोपें और बड़ी मशीनरी लाने के लिए उनको दरियाओं की छोटी छोटी जगहों को अबूर करना नामुमकिन था। और सर्दियों में भी खास खास जगह थी जहाँ से क्रॉस किया जा सकता था। ये सारी इतलात और वहाँ जो राग एजेंटों का जाल है वो साइक्लोन के दरमियान फैलाया गया। अच्छा। मैंने आवाज उठाई लेकिन मुझे शट अप कॉल दी गई कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। किस तरफ से? जनरल साहबजादा की तरफ से। जनरल साहबजादा की तरफ से। वो एक स्कॉलरली, आर्टिकुलेट, बेहतरीन प्रेजेंटेशन करने वाले, बेहतरीन लिखारी जरूर थे, लेकिन जब सिपाहगिरी का टेस्ट आया तो वो नाकाम रहे। फील्ड कमांडर ऐसे स्कॉलर्स कमांडर से मुख्तलिफ होता है। फिजिशियन सर्जरी नहीं कर सकता। फिजिशियन आपके पूरे निज़ाम के अंदर जो खराबियां हैं वो बता सकता है, लेकिन अगर सर्जरी की जरूरत है तो एक सर्जन ही करेगा, फिजिशियन नहीं कर सकेगा। उनका इंतखाब ही बंगाल में रखना दुरुस्त नहीं था। तो इनको किन की सरपरस्ती हासिल थी? जनरल यहिया की सरपरस्ती हासिल थी। और मैं जसारत कर रहा हूँ दूसरे लोगों से माफ़ी मांगकर कि हमारे दो बड़े जो स्कॉलर थे, बेहतरीन दिमाग थे, वो नाकाम रहे। कौन लोग? एडमिरल हसन जो गवर्नर थे, मुजीब ने उनको दरपर्दा ये यकीन दिलाया कि जब वो इलेक्शन जीतेगा उसको सदर वेस्ट पाकिस्तान से बनाना पड़ेगा और तुमसे बेहतर इंसान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो ये लालच दिया सदर बनाने का। और इसी तरह जनरल साहबजादा को ये कहा कि कहाँ यहिया खान, याकूब साहबजादा को, और कहाँ तुम्हारे जैसा स्कॉलर, आर्टिकुलेट आदमी। चूंकि फौज ज्यादातर मगरबी पाकिस्तान की है तो सिपा सलार तो मगरबी पाकिस्तान को होगा, तुमसे बेहतर इंतखाब कुछ हो ही नहीं सकता। इसके एवज उसने इन दोनों ने उसके लिए नरम गोशा अख्तियार कर लिया। उस नरम गोशे को इस्तेमाल करते हुए उसने पूरा ट्विस्ट कर लिया। दूसरी बात जो मैं दहल कहता हूं, 70 का इलेक्शन फेयर नहीं था। अवामी लीग के गुंडों ने आम बंगाली को, बिहारी को, पाकिस्तानी को पोलिंग बूथ तक नहीं आने दिया। मैं उस वक्त हेलीबोन कंपनी कमांडर था, मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर थे, जहां से इतला आती थी, हुक्म मिलता था, मैं वहां लैंड करता था। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वहां पर पोलिंग सिर्फ एक ही पोलिंग एजेंट और एक ही वोटिंग होती थी। दूसरे कैंडिडेट को तो पोलिंग बार एजेंट बिठाने की भी इजाजत नहीं थी। ये कैसा फेयर था? हमारी मीडिया बिल्कुल गलत कह रही है कि वो दुनिया का फेयर तरीन था। क्या जिसमें लोग अपनी मर्जी से वोट ना कर सकते वो फेयर था? सिर्फ इतना फेयर था कि गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने ना इंटरफेयर करके मुजीब को जितवाया। तो इसका मतलब कि मुजीब ने कोई ओरिजिनल कामयाबी तो हासिल नहीं की। बेशक सीटें उसकी वो धांधली से ही हासिल की ना सीटें। उसकी अगर सही
इंतखाब होता 100 से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकते, जाहिर है। तो फिर उसके पास ये मेजॉरिटी नहीं होती कि वो अकड़ जाता। फिर तो वो रॉन्ग था ना। वो तो फिरौन बन गया था। 162 में से 160 सीटें। उससे पहले जो एक फैसला जलिया ने किया वो भी डिबेटेबल है। इलेक्शन से पहले LFO जारी किया गया, उससे पहले मगरबी पाकिस्तान एक सूबा था, मशरकी पाकिस्तान एक सूबा था। 150 सीटें उनकी थी, 150 हमारी थी। LFO ने चारों सूबे दोबारा कायम कर दिए। मगरबी पाकिस्तान की सीटें बट गई जिसकी वजह से ये सारा और कम हो गई, और मशरकी पाकिस्तान की सीटें जो इकट्ठा रहा उसकी सीटें बढ़ गई। अच्छा ये बताइए मिर्ज़ा साहब के शेख मुजीब ने कहा जी मेरे 2 ही निकात मान लें, 6 में से तो हो जाएगा, लेकिन भुट्टो की जो यानी पीपल्स पार्टी के लोग हैं या उस दौर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भुट्टो ने 5 निकात मान लिए थे, सिर्फ 1 निकात था जिस पे थोड़ा इख्तलाफ था। इसकी वजह से तो वो कैसे कहते हैं कि इससे मैं चाहता हूँ 2 निकात मान लेते तो मैं ऐसा नहीं। मैं इससे एग्री नहीं करता। बात यह है, इसका मतलब कि वो झूठ बोला गया। बात यह है कि मौलाना कासिम नियाज़ी को इंटरकॉन्टिनेंटल में ठहराया गया था। वो मगरबी पाकिस्तान के मीडिया को फेक न्यूज़ जारी करता था और ये साबित करता था कि मुजीब गलत है, हमारी डिमांड्स ठीक हैं। मगरबी पाकिस्तान के जितने उर्दू या इंग्लिश अखबार थे, इनका कोई ख़ास नुमाइंदा मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं था। सो कासिम नियाज़ी की प्रेस रिलीज पे अखबार भर जाते थे और इसी सिला में इसको फिर मिनिस्टर बनाया गया। अच्छा शेख मुजीब पे जो है बगावत का केस भी था, उस हवाले से क्या फिर बगावत का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? वो क्या अंदर खाने तय हुआ या था ही नहीं, आप क्या समझते हैं? देखिए, वो ख्याल किया जाता था कि अगर उसे वेस्ट पाकिस्तान ले जाएंगे तो मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग की लीडरशिप कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन किस्सा यूँ हुआ कि मुजीब जो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल था वो यहाँ आ गया और वहाँ जा कटर सेपरेटिस्ट थे, क़यादत उनके हाथ में आ गई। मशरक़ी पाकिस्तान जिसमें ताजुद्दीन था, जिसमें स्टूडेंट तोफैल था, वो तो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, वो राह के एजेंट थे। दरअसल मुजीब को गिरफ्तार करके यहाँ ला के भी हमने एक सियासी गलती की। बंगालियों से अगर बात हो सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ मुजीब के थ्रू हो सकती थी। तो फिर हम छोड़ भी दिया गया जिसमें किरदार अदा किया नसरुल्लाह। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने तो उससे पहले जब अगरतला की साजिश में उन्होंने छुड़वा लिया। नवाबजादा साहब जो थे, मैं उनके मुताबिक अब फौत हो चुके हैं, कहना नहीं चाहता, उनको शेर बनाया हुआ था हमारी मीडिया ने। ये सारे सीनियर सहाफ़ी शाम को उनके पास बैठते थे और वहाँ बैठकर एक प्रेस रिलीज बनती थी और ऐसे शो किया जाता था जैसे राइट विंग का सबसे बड़ा सरदार नवाबजादा नसरुल्लाह है, जो सिर्फ ज़्यादा अपने इलाके में एमएनए बन सकता था। उसको पाकिस्तान का नंबर 1 सियासतदान बनाने, पोज करने और प्रोपगेट करने में उर्दू मीडिया का। आपके ख्याल में नवाबजादा नसरुल्लाह कोई सियासतदान नहीं थे, अहम किस्म के, ऐसे ही बस? देखें, वो ड्राइंग रूम के सियासतदान थे, वो तोड़ फोड़ के सियासतदान थे, वो अवामी सियासतदान नहीं थे। अवाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो अपना ये एम्प्रेस रोड के एंड पर एक घर में रहते थे और वहाँ पर हर मीडिया का आदमी और सियासी आदमी उनको विजिट करता था। आम का मौसम हो तो वो आम खिलाते थे।
इधर से बात सुनी, उधर सुना दी, उसकी बात की, उसको सुना दी। आईबी के साथ उनके बहुत रवाबत थे। अच्छा। आईबी के कहने पर वो मुख्तलिफ काम करते थे। यानी आईबी के एजेंट हुए ना? जी, मुझे ये बताएं कि उनकी फौतगी के बाद क्या उनका कोई बेटा वहां से जीत सका, जिसको वो अपनी आबाई सीट कहते थे? क्या कभी कोई वहां से फिर उभर के आया? तो क्या उनको आईबी जितवाती थी वहां से? किसी हद तक। मतलब कि फिर हमारा एजेंसियों का रोल रहता है फिर बिल्कुल जिताने रहता में, है। इलेक्शन में, हरवाने में, जिताने में सियासतदानों को। जी, और उस वक़्त 70 में आईबी के इंचार्ज यहया खान के बड़े भाई मोहम्मद अली कदरबाश थे। अच्छा। और अयूब को इस्तीफे पे मजबूर करने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया। उसके डायरेक्टर भी मोहम्मद अली कदरबाश थे। जुल्म तो ये है कि हमारे यहाँ जो साफ़ी मेरे भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो कोई रिसर्च वर्क नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक सुनी हुई बात को एक खबर बनाने में अपना। तो इसका मतलब है कि ये फिर बात दुरुस्त है कि सियासतदानों को जितवाने और हराने में हमारी एजेंसियों का बड़ा अहम किरदार होता है। जी, जोड़ तोड़ में बहुत ज़्यादा होता है। उसी जोड़ तोड़ के नतीजे में फिर लोग जीतते हैं और हारते हैं। अगर कहीं वोटिंग में भी उनका कोई अहम मतलब होता मैं है? वोटिंग में कोई मुख्तलिफ जगह छोटा मोटा होगा, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यही है कि अगर नवाब साहब के सामने कुछ 4-5 लोग खड़े हैं तो अपनी पोजीशन इस्तेमाल करते हुए 2-3 को बिठा दिया, फाइलें दिखा दी उनकी फाइलें उनको बिठा दिया डरा के, और उनको एक रास्ता बना दिया जिस पे वो जीत गए। आप वैसे क्या समझते हैं? आपका भी ताल्लुक ज़ाहिर है आर्मी से है, तो इस चीज़ को क्या समझते हैं एजेंसियों का इस तरह का ये रोल? देखिए, ये काम पूरे दुनिया में होता है। हमारा यहाँ भोंडे अंदाज से होता है, अमेरिका में एक स्टाइल से होता है। ठीक हो गया। वहाँ भी CIA की मंजूरी के बगैर कोई सदर नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान में भी ऐसा है कि CIA की मंजूरी के बगैर यहाँ वजीर आजम नहीं बन सकता? नहीं, CIA तो नहीं, लेकिन ISI का एक किरदार है। अच्छा। मुझे मेरा ख्याल है कि आप जानती होंगी कि जब फेडरल कैबिनेट तश्कील दी जाती है तो नाम क्लियरेंस के लिए ISI के पास जाते हैं। अच्छा। अगर किसी को क्लियर ना करें तो वो वजीर नहीं बन सकता। और वजीर आजम? वजीर आजम भी अगर वो उसकी पार्टी को जितवाएं तो नहीं, अगर वो समझते हो कि ये पाकिस्तान का वफादार नहीं है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, मुल्क साबित हो सकता है, तो वो उसकी पार्टी के ज़रिए उसकी जो कैंडिडेचर है उसको रुकवा सकते हैं। सही। फिर अवाम के वोट की तो कोई अहमियत नहीं नहीं, है? अहमियत ज़रूर है, लेकिन बात यह है कि हमारे अवाम क्या वोट देते हैं। लोग करोड़ों अरबों रुपए के पार पैसे रखे हैं, वो कहते हैं जी फिर की है, खांदा है तो लांदा भी है। जिस मुल्क के अवाम इस बात पे वोट देते हो उनके लिए क्या कहा जा सकता है? ठीक है। अच्छा, अब जो मैं इसको आखिर में सम अप करूँगा कि क्या हम जो है 71 की जंग जीत सकते थे? जीत नहीं सकते थे, अच्छा। लेकिन एक पुरवकार सीज फायर जरूर हो। क्योंकि 65 की जंग हमने जीती और पाक फौज ने बड़े उसमें कमालात दिखाए। हाँ, उसमें देखें वो जंग हम 1000 मील तारीखी दूर फतह हासिल की हमने। नहीं, जुग्राफियाई तौर पर वो 1000 मील दूर था। अच्छा। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर एक बेहतर जनरल होता और उसकी जो असेसमेंट होती, जो अप्रिसिएशन होती, वो GH को मानता, तो हम जंग के अख्ताम से पहले किसी सीज फायर पे पहुँच के एक बाइज़्ज़त रास्ता
ज़रूर इख्तियार कर सकते। वियतनाम से अमेरिका नहीं निकला, कंबोडिया से अमेरिका नहीं निकला, अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं निकला। हम भी एक बाइज़्ज़त तौर पे वहाँ से निकल सकते थे। सही। आपके ख्याल में कौन सा ऐसा उस वक्त जनरल होना चाहिए था जिसको ये कमांड दी जाती और हम जंग जीत सकते थे? जंग जीतना तो तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अगर जनरल टिक्का वहाँ रहते तो शायद हमें नदामत न उठानी पड़ती। तो वैसे मुमकिन क्यों नहीं था जीतना इस जंग का? देखिए, वहाँ बड़ी थोड़ी फौज थी, फिर मशरकी पाकिस्तान 3 तरफ से इंडिया में घिरा हुआ है, हमारी वहाँ नेवी बहुत थोड़ी थी, तो वो उन्होंने हमारा रास्ता भी नेवी ने उनकी बंद कर दिया था। हम यहाँ से वहाँ कोई मदद नहीं पहुँचा सकते थे। उससे पहले उन्होंने गंगा जहाज़ का ड्रामा खेला, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नादानी में उनकी हेल्प की। गंगा जहाज़ राह ने खुद हाईजैक करा के लाहौर में उतारा था। ढाका से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लाहौर उतरे तो सीधा उन मुजाहिदीन से मिलने चले गए। तो हमने उसको ओन कर लिया और उसका बहाना बना के इंटरनेशनल अथॉरिटी से इंडिया ने ये फैसला ले लिया कि मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान पे कोई परवाज़ नहीं आ सकती। इस तरह हमारा फासला जो 2.5 घंटे का था वो 7 घंटे में तब्दील हो गया, और हमारे पास सिर्फ 2 या 3 PIA के जहाज थे जो इतनी लंबी फ्लाइट बगैर फ्यूल लिए हुए पहुंच सकते थे। ये जो हादसात हुए, हमने उसको एक मामूल की बात समझते हुए उसके ऊपर गौर नहीं किया। ये गौर करने की बातें थी, क्यों हमारी फ्लाइटें रोकी गई हैं। देखें, ये एक कड़ी होती है, एक चेन होती है। ये किसी सोचने वाले का काम था। लेकिन यहाँ मगरबी पाकिस्तान में भी तो जनरल गुलशन जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे और जो एयर चीफ थे रहीम खान, वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यार-ए-ग़ार थे। उन्होंने इस तरफ लड़ाई उस तरह नहीं लड़ी जिसके वो काबिल थे, वो बेहतरीन जर्नैल थे, लेकिन जानबूझ के उस तरह लड़ाई नहीं की गई। अगर हम मगरबी पाकिस्तान में आगे बढ़ जाते तो हमें एक बेहतरीन सीज़फायर मिल सकता।